मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सुपर सेट 4 पे, जहां मैं एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं उन सारे क्वेश्चन से मिला के एक सुपर सेट बना रहा हूं। और उसी सीरीज में ये पहला मतलब चौथा सेट है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप एक काम और भी कर सकते हैं कि देखिए, हमारा एक ऐप है टेस्टविल ऐप। ऐप का नाम है टेस्टविल, ये कैरियरविल का ही एक ऐप है। यहाँ हम केवल टेस्ट कराते हैं। इसके पीछे का उद्देश्य ये रहता है कि एक ही ऐप में क्लास भी और टेस्ट भी देना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। टेक वाइज चीजें उतनी बड़े लेवल पे इंप्रूव नहीं की जा सकती जितना हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो यहाँ हमारा जो उद्देश्य है कुल मिला के वो ये है कि टेस्ट विल पे हम आपको जितने भी सालों में पीवाईक्यू आए हैं, चाहे एनटीपीसी में 26 शिफ्ट हुई है तो 26 की 26 शिफ्ट आप देखेंगे वहां आपको ऑनलाइन टेस्ट के रूप में मिल जाएंगी। दूसरा, इसी टेस्ट विल ऐप पर ही रेलवे में एनटीपीसी की सुपर सेट सीरीज भी मैंने स्टार्ट करके यूट्यूब पे मैं इसका सोल्यूशन दे रहा हूं और यहां आप इसका ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो ये काम मेरे प्यारे बच्चों आप लोग साथ साथ करते रहिए। टेस्ट विल को डाउनलोड जरूर कर लीजिए। अब मैं आता हूं सीधे सवाल पर। पहला सवाल आपकी नजर पेश किया, कहता है कि व्यवसाय में एबीसी ने निवेश किया 3:5:4 में। ये तीन लोग हैं ए बी सी, 3:5:4। अब सवाल में कह रहा है कुल लाभ में से जो भी प्रॉफिट आता है उसमें से बी ए को 15,000 रुपए दे देता है, जिससे ए के लाभ का हिस्सा सी के लाभ के हिस्से के बराबर हो जाता है। तो सवाल में कहता है कुल प्रॉफिट बताइए क्या होगा। बात बताइए सोचने वाली। अगर सवाल ये कह रहा है कि भाई बी अपने प्रॉफिट, देखिए इनके व्यवसाय में इस अनुपात से पैसा लगाया। अगर आपको कुछ ना दे रखा हो तो इसका मतलब जिस अनुपात में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है ना उसी अनुपात में आप प्रॉफिट बांटेंगे। तो अगर आपने प्रॉफिट मतलब पैसा लगाया 3:5:4 के रेशियो में, तो आपको प्रॉफिट भी 3:5:4 के रेशियो में ही बांटना होगा। मतलब यह हुआ कि अगर भाई 4 रुपए प्रॉफिट इसका हुआ तो 5 रुपए इसको मिलेगा, तो 3 रुपए इसको। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि अगर बी अपने प्रॉफिट से ए को कुछ रुपए दे देता है, यहां लैंग्वेज में 15,000 लिखा है लेकिन मैं कह रहा हूं कुछ भी रुपए दे देता है, तो कहता है ए का जो हिस्सा है वो बराबर आ जाता है सी के। तो यार सी का हिस्सा कितना है? तो आप कहेंगे 4। अगर सी के हिस्से के बराबर मुझे इसको करना है तो ए को कितने दिलाने होंगे? 1। यानी बी जब अपनी जेब से 1 रुपया निकाल के ए को देगा तो ए के पास भी 4 हो जाएंगे और सी के पास भी 4 हो जाएंगे। और इस 1 यूनिट की वैल्यू ही मेरे बच्चे 15,000 दे रखी है। ऐसा सवाल कह रहा है। तो कहता है टोटल प्रॉफिट बताओ। तो टोटल प्रॉफिट है 3 और 5 8 और 4 12 यूनिट। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी? 12 15 180, यानी 1,80,000। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। आइए जी, देखिए भाई, सवाल में कह रहा है एक स्कूल है जिसमें ट्रेंड और अनट्रेंड टीचर, ट्रेंड टीचर और अनट्रेंड टीचर, इन टीचर्स का जो रेशियो है यानी नंबर ऑफ टीचर्स जो है, तो उसमें ट्रेन टीचर 5 है तो अनट्रेन टीचर है 3। और कहता है इनकी जो सैलरी है, इनकी जो तनख्वाह है उसका अनुपात 4:1 है। इनकी सैलरी जो है मेरे बच्चे वो 4:1 है। अगर ऐसा है तो मुझे बताइए भाई ट्रेन टीचर को कितना पैसा दिया गया? 5 टीचर है, 4 के हिसाब से 20 रुपए दिया गया। अनट्रेन टीचर को कितना दिया? भाई 3 टीचर है अनट्रेन, 1 के हिसाब से 3 रुपए दिया गया। तो टोटल पैसा कितना दिया गया? 23 यूनिट दिया गया। 23 यूनिट बांटा गया। जबकि सवाल में कह रहा है कि कुल मिला के जो उसकी तनख्वाह है, कुल वेतन 4,60,000 है। तो 23 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4,60,000। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20,000। तो कहता है अप्रशिक्षित अनट्रेन को कितना पैसा दिया? तो 20 × 3, यानी आंसर आ जाएगा 60,000। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। हाँ है ना? समझे कि नहीं भाई मेरी बात को? अब जैसे इस सवाल को देखिए, इस सवाल में कह रहा है यार बड़ा अच्छा सवाल है, एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएगा थोड़ी सी देर में। बस ध्यान से देखिए, 19 मार्च 2026 का सवाल कहता है भाई फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है जैसे मैंने मान लीजिए 1 और 2 लिखा, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। 2 और 1 लिखा, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। हाँ है ना? तो कह रहा है ऑर्डर्ड पेयर लेना है जिसमें इंटीजर सॉल्यूशंस हो ए और बी इस तरीके से कि इनका एचसीएफ जो है वो 28 है और इन दोनों संख्याओं का जोड़ है 868। तो बताइए कितने संभावित युग्म होंगे? तो अगर हम डिटेल में करें तो हम ये कहते हैं कि भाई दो संख्याएं का अनुपात मान लेते हैं एक्स अनुपात वाई। एक्स और वाई ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए। अब एचसीएफ क्या दे रखा है दोस्त? 28। तो संख्या निकालनी है ना, तो 28 को इससे गुना कर दो, तो यानी एक संख्या 28x हो जाएगी तो दूसरी हो जाएगी 28y। सवाल ने कहा कि भाई दोनों का जो जोड़ है, दोनों का जो जोड़ है
वो दे रखा है 868। मैंने कहा यार ये बात सही है, 28 पूरे में से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई, 28 से भाग देंगे, 28 3 84, बचा 2, 28 एकम 28, यानी x प्लस वाई का मान आ गया 31। अब मुझे सवाल में ये कह रहा है कि भाई x प्लस वाई का मान 31 है तो कितने जोड़े संभव है। तो आप कहेंगे देखिए यार x प्लस वाई का मान 31 है तो कितनी संख्याएं संभव हो सकती हैं, 1 और 30 हो सकती है, 2 और 29 हो सकती है, 3 और 28 हो सकती है, लेकिन इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है, ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है। अब इसके ऊपर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्या मेरे बच्चे, अगर किन्हीं दो नंबर का योग एक प्राइम नंबर दे रखा हो, एक प्राइम नंबर दे रखा हो, एक अभाज्य संख्या दे रखी हो, तो आपको हमेशा यह भी ध्यान रखना कि ये दोनों नंबर को प्राइम होंगे, क्योंकि किन्हीं दो सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ ही प्राइम नंबर हो सकता है। आप कहें क्यों? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि भाई 4 और 6 इनका जोड़ प्राइम हो सकता है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए सर इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 गुना मान लेते हैं कुछ भी बचा होगा, के बचा, यहां पे भी 2 कॉमन आ रहा है तो 2 गुना मान लेते हैं कुछ एम बचा होगा। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचा के, यहां बचा एम। अब मैं देखूंगा तो इसके बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं, एक टुकड़ा 1 हो जाएगा, एक टुकड़ा 2 हो जाएगा, और एक टुकड़ा के प्लस एम हो जाएगा। तो ये तो प्राइम नंबर होगा ही नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या के लिए जरूरी है कि जिसके केवल 2 ही टुकड़े हो, एक टुकड़ा 1 और एक नंबर खुद। तो ऐसा जब भी सवाल आए ना कि जब भी दो संख्याओं का योग प्राइम नंबर हो तो इसके कितने जोड़े बनेंगे, इसके लिए एक बड़ा बेसिक सा फंडा है कि जो भी प्राइम नंबर लिखा है उससे एक कम जोड़े बनेंगे। अगर यहां मैंने 3 लिखा है तो 2 ही जोड़े बनेंगे, अगर मैंने यहां 5 लिखा है तो 4 ही जोड़े बनेंगे, अगर मैंने यहां 7 लिखा है तो 6 ही जोड़े बनेंगे। क्यों? जैसे 3 का आप बना के देखो तो 1 और 2, 2 और 1, 2 ही बने। अगर आप 5 का बना के देखेंगे मेरे बच्चे तो 1 और 4, 2 और 3, फिर 3 और 2, 4 और 1, क्योंकि ये को प्राइम नंबर का जोड़ प्राइम नंबर होता है। तो इसलिए हमें यहां चेक नहीं करना कि ये नंबर आपस में कॉमन आते कि नहीं आते। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यार दो संख्याओं का जोड़ 9 है, बताइए कितने जोड़े संभव है। तो आप कहेंगे 1 और 8, 2 और 7, 3 और 6, 4 और 5, और फिर इसका उल्टा 5 4 6 थे। लेकिन आप देखेंगे 3 और 6 कॉमन आ जा रहा है, इनमें 3 कॉमन आ जा रहा है। तो अगर ये नंबर प्राइम के अलावा कुछ भी है तो आपको निकाल के देखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये नंबर प्राइम नंबर है तो जो उसका प्राइम नंबर की वैल्यू से एक कम जोड़े बनते हैं। तो आपको इस सवाल में देखना था कि यहाँ 31 है और 31 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें जो जोड़ों की संख्या होगी वो एक कम मतलब 30 होगी। ये सवाल अभी लेटेस्ट पैटर्न पे सवाल पूछ रहा है पेपर में, आपको ध्यान रखना चाहिए चीजों। देखिए दोस्त, सवाल ने कहा कि भाई गिरीश के 441 नंबर आए और वो 75 अंक से फेल हो गए। आप कहेंगे फेल, ये तो लिखा ही नहीं। ध्यान से देखिए क्या लिखा है। कहता है गिरीश ने एक परीक्षा में 441 अंक प्राप्त किए जो कि पूर्णांकों से, यानी जो टोटल मार्क्स थे उसके 30% से 75 नंबर कम थे। यानी अगर मैं इसमें 75 जोड़ दूं मेरे दोस्त तो ये 30% के बराबर आ जाएगा। तो 5 और 1 6, 7 4 11, 4 और 1 5, यानी हम ये कह सकते हैं मेरे भाई कि 516 नंबर जो है ना, 516 नंबर जो है वो सच मायने में 30% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक नंबर कितने को रिप्रेजेंट करेगा जी? 30/516 को। हमने कहा यार बिल्कुल ठीक है। तो कहता है उसके 688 नंबर आए हैं, एक परीक्षा में 688 नंबर आए। तो भाई 688 कितना परसेंट हुआ ये हमें पूछना है। तो गुना 688। अब देखिए यार किसी भी ऑप्शन में आंसर पॉइंट में तो दे नहीं रखा, यानी एग्जैक्ट आंसर है। अब मुझे ये बात पता है कि ऊपर जब इन्हें गुना करेंगे तो इकाई का अंक आएगा 0 और नीचे इकाई का अंक है 6। तो 6 को मैं किससे गुना करूं कि 0 आए? तो आप कहेंगे या तो यूनिट डिजिट 5 आएगा या फिर 0, यानी जो भी आंसर होगा उसका या तो यूनिट डिजिट 5 होगा या 0। 5 किसी में है नहीं, 0 एक में ही है, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। मुझे सोल्व ही क्यों करना। हाँ है ना? देखिए भाई, कहता है यार एक नाव, मेरे भाई ये सवाल मैंने पहले से पढ़ा हुआ है लेकिन ये सवाल सच मायने में थोड़ा खतरनाक है। मतलब मैं समझ नहीं पाया कि सवाल को क्यों दिया इन्होंने, बड़ा मुश्किल सा सवाल है। देखिए सवाल में कह रहा है ए बोट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी नाव की चाल 7 किलोमीटर पर आवर है। कहता है 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है और 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम आती है। तो भाई 40 किलोमीटर अगर डाउनस्ट्रीम जाएगी तो इसे टाइम लगेगा बोट प्लस वाटर यानी 7 प्लस वाटर, और 40 ही किलोमीटर वापसी आएगी तो 7 माइनस वाटर। तो जाने और आने में लगा समय इतना है। आपने कहा यार ये बात सही है। अब कहता है इट इज ऑब्जर्व दैट द टोटल टाइम टेकन फॉर दिस जर्नी इज 560 मिनट्स लेस देन द टाइम इट वुड टेक इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम वर 2 किलोमीटर पर आवर फास्टर।
कहता है अगर स्टीम की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती तो कहता है 560 मिनट कम लगते। स्टीम का मतलब धारा की चाल। तो देखिए यार, डिस्टेंस अभी भी वही कह रहा है, डिस्टेंस यहां पे भी वही कह रहा है कि 40 किलोमीटर अब जाएगा। नाव की चाल है 7 और पानी की चाल है W+2। ऐसा ही तो कहा ना कि भाई पानी की चाल कितनी है, W+2। उसने कहा कि पानी की चाल 2 बढ़ा दें, तो डाउन स्ट्रीम जाएगा तो रिलेटिव स्पीड 7 और 2 9+W। और वहीं वापसी आएगा 40 किलोमीटर को अपस्ट्रीम, तो इसमें से स्पीड घटाएंगे तो माइनस करेंगे, तो -7 में 2 हो गया 5, 5 - W। तो जाने और आने में इतना टाइम लगेगा। और सवाल में ये कह रहा है कि यहां जो ये समय लगा है, यहां जो ये वाला समय लगा है मेरे दोस्त, ये वाला समय इस वाले समय से कितना कम है, 500। 500 कहां गया भाई समय, 560 मिनट कम है। यानी ये वाली वैल्यू 560 मिनट बटे 60। ऐसा कहा कि भाई अगर पानी नॉर्मल स्पीड से जाएगा तो इतना टाइम लगेगा, अगर पानी की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेगा तो ये नया समय हो गया। दिस इज न्यू टाइमिंग, नया समय। तो इनका जो डिफरेंस है वो 560/60 है। तो हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है, कहता है यार पानी की चाल बता दीजिए क्या होगी, डब्ल्यू की स्पीड बता दी। अब ये क्वेश्चन रियल में सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इक्वेशन बड़ी है, कट रही नहीं है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कम से कम 2-2.5 मिनट इस सवाल में लग जा रहे होंगे। लेकिन हमारे पास एक तरीका है कि ऑप्शन दे रखा है, अप्लाई करते हैं। जब ऑप्शन अप्लाई करो तो कोशिश ये करो कि ऐसा नंबर उठाया जाए जो 40 से कट जाए। तो मैं पहला 3 उठा लेता हूँ। 3 उठाए तो 7 3 10, 10 को 40 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 4। 7 में से 3 गया 4, 4 को 40 से भाग देंगे 10। तो यानी यहां जो टाइम लगा वो लगा 14 घंटे। यहां लगाएंगे 9 और 3 12, तो 40/12 को काटोगे, 4×3 12, 4×3 40। तो आप कहोगे 10/3, यानी 3 सही 1/3 घंटे यहाँ लगेंगे। और यहाँ डब्ल्यू की वैल्यू 3 रखेंगे, 5 में 3 गया 2, 20 और 2 12, मतलब 20 घंटे यहाँ लगे। तो कुल मिला के यहाँ जो टाइम लगा है ना, ध्यान से देखना, सवाल में ये कह रहा है कि यार ये वाला जो समय है ना, ये इससे 560 कम है, तो ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा। तो देखते हैं, ये आया 23 सही 1/3। तो 23 से 1/3 में से 14 घटाना है, तो 23 में से 14 गया मेरे भाई, कितना बचा 9। यानी 9 सही 1/3 घंटे का डिफरेंस आ रहा। अब देखते हैं क्या 9 से 1/3 का है, तो करेंगे यहाँ से 2 3 6 28, 28/3 को बांटेंगे तो आएगा 9 सही 1/3। यानी पहला ऑप्शन जस्टिफाई कर रहा है सही। उसने ये कहा कि भाई ये वाला जो हिस्सा था ये टाइम कम ले रहा था इससे 560/60 घंटे। तो इस सवाल को फिर करने का डिटेल तरीका यही होगा। इसी तरीके से हम इस सवाल को 1 मिनट से कम समय में कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत टाइम ले लेगा। कह रहा है यार, एक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण दल ने त्रिकोणीय मॉनिटरिंग जोन बनाने वाले 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित किए। कहता है प्रत्येक इकाई 1 किलोमीटर को दर्शाता है। तो कहता है क्षेत्रफल ज्ञात करिए क्या होगा। देखिए मेरे भाई, 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एरिया आपको निकालना है। तो फार्मूला होता है 1/2 x1 x2 x3, फिर 23 31, मतलब y2 y3, इस तरह से चलना है। तो देखिए मैं कहाँ पीछे जा रहा हूँ। अब इस सवाल पे लेते हैं, तो फार्मूला लगाएंगे 1/2 x1, यहाँ लिख देता हूँ 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। ये मेरे बच्चे फार्मूला होता है। तो 1/2 x1 की वैल्यू देखें तो 2 आ रही है, 8 और 4, तो ये 2 है, ये 8 है और ये 4। अगर मैं y2 y3 का डिफरेंस देखूं मेरे बच्चे, तो y2 और y3 का डिफरेंस देखूं तो y2 - y3, तो एक में से 9 घटाएंगे बचेगा कितना जी, -8। y3 - y1 करें तो मेरे भाई, तो 9 में से 5 घटाएंगे बचेगा 4। और y1 - y2 करें तो मेरे बच्चे 5 में से 1 घटाया तो 4। सोल्व करेंगे भाई, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 4 चौक 16, तो ये प्लस का इससे ये कटा तो बचा केवल 32, और 32 को 2 से भाग दोगे तो मेरे बच्चे आंसर आ जाएगा 16 वर्ग यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 1 किलोमीटर है, तो आंसर आ जाएगा 16 स्क्वायर किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए। कहता है सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय सुब्रत एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इन 8 ईयर्स। कहता है कोई पैसा है हर 8 साल में डबल हो जा रहा है।
डबल होने का मतलब 2 की पावर 1 बन जा रहा है। कितने साल में? 8 साल में। तो सवाल में कह रहा है कि यार बताओ कितने वर्षों में यह धनराशि स्वयं की 8 गुना हो जाएगी। तो 8 गुना होने का मतलब 2 की पावर 3 होना। 1 पावर बनने में 8 साल, तो 3 पावर बनने में 8 दिए 24 साल। यानी 24 साल बाद ये कहानी सेट हो जाएगी। ऑप्शन बी। आइए, कह रहा है चक्रीय समलंब साइक्लिक ट्रेपीजियम पी एस इज पैरेलल टू दिस। देखिए भाई, कहानी को समझ आते हैं, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को जान लेते हैं। ये है मेरे प्यारे बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सवाल में कह रहा है कि पी एस क्यू आर के पैरेलल है। यहां से ले लेते हैं पी क्यू आर एस। तो कह रहा है यार ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। हमने कहा ठीक है। बेसिकली कहानी क्या होती है, छोटा सा कॉन्सेप्ट, उसको सीखना है। शायद लगाया स्लाइड, नहीं लगाया, नहीं लगाया। देखिए, जब भी कोई साइक्लिक ट्रेपीजियम होगी, जब भी कोई चक्रीय समलंब चतुर्भुज होगी, तो ये तय है कि वो हर हाल में आइसोसेलिस ट्रेपीजियम होती है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज होती है। अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज है तो हर हाल में वो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी? समद्विबाहु, यानी इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज होती है। दूसरी चीज, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। हमारे सवाल में दे रखा है कि पी की वैल्यू कितनी है? 85 डिग्री। तो पहली बात, पी 85 है तो एस भी 85 होगा। पी 85 तो एस भी 85 होगा। एस 85 कहाँ है? केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है एस 85 का, तो बाकियों की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये 85 है, तो इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा, तो 85 तो ये कितना होगा? 95। और ये 95, तो ये वाला कोण भी हो जाएगा 95 डिग्री। हाँ है ना? तो मेरा ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो गया। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई साइक्लिक ट्रेपीजियम है तो वो हर हाल में साइक्लिक आइसोसेलिस ट्रेपीजियम हो जाती है, यानी वो आइसोसेलिस ट्रेपीजियम बन जाती है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी आइसोसेलिस की हो जाती है। ऐसे यार ये भी एक खतरनाक सा नियम है जिसको आपको ध्यान रख लेना चाहिए। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कैसी भी हो, जैसे मान लीजिए ये ए बी सी डी है, अगर मैं इन दोनों कोणों का कोण समद्विभाजक खींच दूं, अगर मैंने इन दोनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दिया और ये एंगल आपके पास थीटा है, तो मेरे बच्चे इन दोनों कोणों का जो जोड़ होगा ना, डी प्लस सी जो होगा, वो हमेशा ट्वाइस ऑफ थीटा होगा। प्रूफ करना कोई बड़ी चीज नहीं है भाई। इस एंगल से ये पूरा एंगल और ये एंगल निकल जाएगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का जो जोड़ है वो 90 माइनस थीटा होगा। डबल करेंगे तो 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, और पूरे का 360, तो उसकी वजह से जब सोल्व करोगे तो डी प्लस सी 2 प्लस थीटा होगा। अब कह रहा है एओ भी 41 है, ये ओ है, ये 41 है, तो कहता है सीओ डी बताओ, तो डबल हो जाएगा, 41 का डबल 82। ऑप्शन सी, ये इसका रिजल्ट है भाई, ध्यान भी रखना और लिख भी लेना। मतलब ये ऐसे रहता है कि इसका डबल ये दोनों होते हैं, या इन दोनों का आधा ये वाला कोण होता है। कह रहे यार एक सेल के दौरान, बढ़िया यार, अच्छा सवाल है। ड्यूरिंग ए सेल 35% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 22%। यानी 100% अगर स्टॉक होगा तो उसमें से 35% स्टॉक को कहता है 22% प्रॉफिट पे बेचा गया। अब कहता है 40% ऑफ द रिमेनिंग, जो बच गया, तो 100 में से 65 चीजें बेच दी, यानी मान लो 100 आर्टिकल थे, 35 बिक गए, तो बचे कितने? 65। तो कहता है बचे हुए का 40%, 40% यानी 2/5, यानी 26 आर्टिकल उसने कहता है 37% प्रॉफिट पे बेच दिए, और जो बच गए, तो भैया 60 65 में से 26 घटाया तो बचा कितना? 39। तो बाकी 39 आर्टिकल जो हैं वो उसने 38% लॉस पे बेच दिया, 38% लॉस पे बेच दिया। तो कह रहा है यार ओवरऑल बताइए क्या होगा। बड़ा बढ़िया सवाल है। मैं 2-3 तरीके लेके इस सवाल को एक्सप्लेन करता हूं, आराम से समझना। देखिए यार, सबसे पहली चीज ये कि इस सवाल में इनका रेशियो नहीं निकल रहा, कट नहीं रहे, तो ये ऐसे ही रहने दो। अगर मैं डिटेल समझाऊं, मतलब पेपर में करने के लिए आसान होता है तरीका, तो 35 को 22 से गुना करता, 26 को 37 से गुना करूंगा, 39 को 38 से गुना करूंगा। पहले मैं डिटेल समझाता हूँ। 35 गुना 22, 26 गुना 37,
और ये माइनस है तो 39 गुना 38 और बटे में नंबर ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल 100 है, 100 खा लें, फिर आंसर निकाल देंगे। अब बड़ी और समझदारी की बात यहां पे सवाल में ये है मेरे बच्चों कि हमें सवाल को करना कैसे। अगर मुझे डायरेक्ट कैलकुलेशन भी करनी है ना, तो मुझे इस तरह से लिख के नहीं करना है, इन चीजों को लिख के नहीं करना है, मुझे डिजिटल सम निकाल लेना है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं इतनी कैलकुलेशन नहीं करने जा रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, डिजिटल सम लेता हूं। 5 3 8 आया, 6 और 2 8 आया, ये 3 आया, इसका 4 आया, 7 3 10 1 आया, 8 3 11 का 2 आया। अब इन्हें गुना करते हैं, 8 को 4 से किया, 8 चौक 32, 5 आया, 8 एकम 8 आया, और यहाँ 3 दूनी 6, -6 है डिस्टेंस। अब हमें पता है कि 8 में 6 गया 2, 5 और 2 7, जो भी मेरा आंसर होगा मेरे भाई उसका डिजिटल सम 7 आना चाहिए। आपके बटे भी तो होगा, मैं बटे को इसलिए ज्यादा चेक नहीं कर रहा क्योंकि बटे में 100 ही आना और 100 का डिजिटल सम 1 ऑटोमेटिक आ जाना है। तो ऊपर सोल्व करने में डिजिटल सम 7 आना चाहिए। यहाँ 5 4 9 बन गया, यहाँ 5 2 7 है, 8 6 14, 5 बना, 8 और 1 9 0। तो केवल और केवल मेरे ऑप्शन बी ही यहाँ पे राइट आंसर है। मैं और भी तरीकों से जा सकता था, मतलब ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं, और दूसरे तरीके से भी ढूंढ सकते थे, हम बाकी तरीकों को ढूंढेंगे। उम्मीद करता हूं कि पॉइंट आपको समझ में आया होगा डिटेल में। अब और क्या क्या तरीके हो सकते हैं उन पर चर्चा करते हैं। देखिए, दूसरा तरीका ये है ऐसे सवालों को टैकल करने का कि आप अपनी तरफ से ना कुछ भी परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस मान लीजिए। मैंने मान लिया यार ओवरऑल 37% प्रॉफिट है, मैंने मान लिया ओवरऑल कितना है, 37% प्रॉफिट है। अगर मैंने 37% प्रॉफिट ओवरऑल मान लिया है, अब मैं कैलकुलेशन का गैप देखूंगा तो यहां तो जीरो है, यहां 37 से कितना कम है, 15 कम है, यहां 37 से कितना कम है, तो 37 से माइनस -38, यानी ये -75 कम है। फिर क्या करते हैं, 35 को 15 से गुना करते हैं, 35 गुना 15, ध्यान रखना ये माइनस होना है। फिर 39 को 75 से करना है, 39 गुना 75। तो ये जितना भी डिफरेंस आएगा इसे सारे आंकड़ों में बांट देंगे 100 से भाग। ये एवरेज का तरीका है। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से समझना। अब मैं यहां से डिजिटल सम फिर ले सकता हूं, लेकिन डिजिटल सम का तरीका तो मैं सिखा ही चुका हूं पहले। डिजिटल सम यहां लूं उससे बेटर है मैं वहीं ले लेता। अब मैं एक काम कर सकता हूं, पूरे से 25 कॉमन ले लेता हूं, 25 दिए 75, 5 यहां से ले लूंगा और 5 यहां से ले लूंगा, तो 25 से काटूंगा, नीचे आया 4। आपने कहा ठीक है। अब अब 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे, 3 पूरे में कॉमन ले लेता हूं, तो यहां 39 और 7 कितना बचा, 46, और बटे आया 4। यानी इतने की मुझे 37 में कमी करनी। अब 2 से काटूंगा, 2 आया, 2 से आया 23, 23 थी 69, 69 को 2 से भाग दूंगा तो 34.5% की मुझे कमी करनी पड़ेगी। तो प्रॉफिट में 34.5 की कमी करूंगा, तो 37 में 34.5 घटाएंगे तो आएगा कितना, यानी मेरा प्रॉफिट मार्जिन 2.5% है। दूसरा तरीका, आप यहां, मैं इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, और ये मत समझना कि कौन सा तरीका बढ़िया है कौन सा बेकार, डाटा के हिसाब से तरीके अच्छे और बुरे होते हैं। तो एक काम मैं यहां कर सकता था कि मुझे इनका रेशियो दिखाई दे रहा था ना, तो मैं इनका रेशियो लेता, 13 दूनी 26, 13 थी 39। मैं इसको बहुत इजीली टैकल कर सकता हूं, 2:3। आप कहेंगे हाँ इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अब क्या करें, मैं मान लेता हूं कि यहां पे ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 37% है, कुछ तो मानना ही था, मैंने 37 मान लिया। ठीक है, तो यहां जीरो हो गई कैलकुलेशन, क्योंकि यहां 37 से जीरो, यहां 37 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 75 कम है। अब इनकी गुना करेंगे, 2 को 0 से किया 0 और 3 को 75 से किया तो -3 गुना 75 आया कैलकुलेशन। यानी हमें इतनी की औसत में कमी करनी पड़ेगी। यहाँ आंकड़े 2 और 3 5 है, 5 से काटा 15, 15 थी 45, यानी यहाँ पे हमें 45 की कमी करनी पड़ेगी। और अगर 45 की कमी करेंगे तो यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं इन दोनों आर्टिकल पे कुल मिला के 8% का लॉस है। इन दोनों आर्टिकल पे 8% का लॉस है। बहुत सारे बच्चों को तो मेथड ही समझ नहीं आ रहे होंगे। भाई ये लेटेस्ट अपडेटेड तरीकों से आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी, तभी आप सोल्व कर पाएंगे पेपर में। नहीं तो पेपर आजकल अच्छे आ रहे हैं और सेक्शनल टाइम होते ही तो और बुरी तरह फंस जाओगे। तो यानी यहां कुल मिला के 8% का लॉस हो रहा है। अब यहां 8% का लॉस हो रहा है, मतलब ये 26 और 39 65 था, मतलब यहां अब ये 2 की जगह ना मैं 1 कर दिया कि भाई यहां 8% लॉस हो रहा था, तो 100 में 35 था तो ये 65 होगा। अब इसका रेशियो इजीली ले लेता हूं, भाई 5 7 35, 5 13 65। आपने कहा यार ये बात भी सही है, अब क्या करें, अब फिर से वही कहानी घुमा देते हैं जो घुमा रहे थे। कैसे, इस बार मैं क्या करता हूं, मैं ले लेता हूं 0% का प्रॉफिट। तो भैया यहाँ 22 ज्यादा है, या 22 ले लेता हूं ताकि कैलकुलेशन मिनिमम से मिनिमम हो। तो 22 प्रॉफिट ले लेता हूं 22, तो यहाँ 0 हो गया। यहाँ 22 से कितना कम है, 30 कम है, क्योंकि 22 कम और फिर 8 कम, 30, 30 कितने पे, 13 पे। तो आप कहेंगे 30 गुना 13 की कमी कितनों पे जी, 13 और 7 20 आर्टिकल पे।
जीरो, 13×3 = 39, 39 को 2 से भाग देंगे मेरे बच्चे तो यह आएगा कितना 19.5, तो 19.5 की कमी आ गई। तो 22 में 19.5 गया, नहीं 2.5 का कुल मिला के ओवरऑल प्रॉफिट है, 2.5% का ओवरऑल प्रॉफिट है। और देखिए यार, मुझे यह है ना आपको पूरा समझाना पड़ रहा है सवाल, जबकि सच बात यह है कि आपको पूरा नहीं समझना, आपको आंसर निकालना, मुझे समझाना पड़ रहा है। कौन ऐसा मूर्ख है जो इस बात को नहीं समझेगा, ये सब कैलकुलेशन कर रहा है, जो इस 22 तक की कैलकुलेशन करने के बाद उसे यहाँ 30 दिखाई देगा और यहाँ 13 7 20 से भाग देगा, तो उसको समझ में आ गया जीरो कट गया, बटे 2 आया, और बटे 2 आया तो हर हाल में घटाने के बाद लास्ट में 0.5 आएगा। और क्योंकि 2 नीचे है तो यूनिट डिजिट 5 ही आएगा डेसिमल में, और 22 से 0.5 वाली चीज घटाएंगे तो आखिरी में 0.5 ही आएगा, और वो एक ही ऑप्शन में दे रखा है। या इससे पहले वाले मतलब तरीके में भी हम ये काम करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ 4 देखा था ना, अगर हम यहां से भी जा रहे थे और बटे में 4 था, तो मेरा दिमाग ये दौड़ना चाहिए कि या तो बटे 4 है तो या तो 0.25 आएगा, या 0.50 आएगा, या 0.75 आएगा डेसिमल के बाद। सारों में क्या कर रखा था, एक ही डिजिट दे रखा था, तो एक डिजिट है तो ये तो होंगे ही नहीं, 0.5 एक के ऑप्शन में था, वही मेरा आंसर हुआ। यानी छोटी छोटी चीजें आपको लगानी होती, तब सवाल जल्दी से टूटते हैं। देखिए दोस्त, आपको कुल मिला के ना इसका फार्मूला निकालना है, x³ + y³ + z³। मैं फार्मूला लिख देता हूं। देखिए भाई, x³ + y³ + z³, इसका जो फार्मूला होता है वो x + y + z, अंदर में x² + y² + z² -xy -yz और -zx होता है। लेकिन माइनस कॉमन ले देंगे यहां से तो ये सारे प्लस हो जाते हैं, और माइनस करना होता है, मतलब यहां -3xyz होता है तो इधर जाके हो जाता है +3xyz, 3xyz। ये मेरे बच्चे फार्मूला होता है। अब मुझे यहां उसने क्या कहा कि भाई इसको 2 से गुना करो इधर, क्योंकि उसने पूछा 2 का मल्टीपल, तो मुझे यहां पे भी 2 से ही गुना करना और कुछ नहीं करना, ये था फार्मूला। सबसे पहला काम ये करते कि यार 2 से भाग होने वाला, लेकिन 2 से सारे भाग जा रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं बना। 2 x + y + z की वैल्यू 10 है, x² + y² + z² की वैल्यू 38 है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू 31 है, तो 38 में 31 गया 7 आया, और +3xyz। अब देखो 5xyz की वैल्यू है 150, तो xyz की 30, तो 3xyz की वैल्यू आ गई 90। ये मेरे दोस्त मेरा राइट आंसर होगा। अच्छा, ये 2 से तो पूरे को गुना होगा भाई। अब देखो 70 70 और 90, 160, 160 को 2 से गुना करेंगे 320 मेरा राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर। देखिए दोस्त, ये एक फार्मूला होता है, फार्मूले की समझ रखनी होगी आपको। फार्मूला होता है जी a³ - b³ इक्वल टू रहता है दोस्त a - b a² + b² - ab। ये मेरे दोस्त कुल मिला के फार्मूला। अब समझिए, अब यहां है 8x³, 8x³। तो 8x³ का जब फार्मूला खोलने जाओगे आप, यहां इसके नीचे फार्मूला खोल के दिखाता हूं। तो 8x को लिखेंगे हम 2x का क्यूब, 27 को लिखेंगे 3y का क्यूब। तो यहां 2x - 3y होगा। आप क्यों? क्योंकि a³ - b³ में a - b आता है। फिर यहां a² लिखेंगे तो 2x का वर्क करेंगे 4x², फिर 3y का वर्क करेंगे 9y²। लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे, प्लस, सॉरी, यहां जो साइन आता है वो आता है माइनस का, सॉरी, अगर माइनस है तो यहां प्लस का आएगा, तो यहां साइन आता है प्लस का। a इंटू बी, तो 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 तिया 6xy। ये होता है मेरे बच्चे कुल मिला के कंपेरिजन। अब इस कंपेयर को बस कंपेयर करना है। भाई a की वैल्यू 2 है, बिल्कुल ठीक है। b की वैल्यू -3 है, बिल्कुल ठीक है। c की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू 9 है। लेकिन बीमारी कहां आ रही है कि फार्मूला जो होता है उसमें होता है +b², यानी यहां प्लस होना है, लेकिन यहां है माइनस, तो d की वैल्यू आएगी -9, और यहां है 6xy, और यह है exy, तो e की वैल्यू 6 आ गई। इनको हमें जोड़ना है। तो देखो यार, 9 और 3 12, 6 4 10 2 12, 12 में 12 गया 0, यानी मेरे बच्चे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कह रहे यार x जो है ना, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। तो मेरे बच्चे, मैंने क्लास में इन सवालों को समझाया कि इनको करने का तरीका ये रहता है आपका, कि आपको हमेशा ये देखना होता है यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म होती है। अगर मैं इसे डिटेल करूं तो x इक्वल टू कोई कांस्टेंट टर्म लगाऊंगा इंटू में 1/y। तो ये कांस्टेंट टर्म की जो वैल्यू आएगी ना, वो आ जाएगी x इंटू वाई, और यही फंक्शन अब सारी जगह चलेगा।
यहाँ x1 y1 है तो अगली बार में x2 y2 रह जाएगा। ये क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है। अब पहले केस में कह रहा है कि x की वैल्यू 28 है तो y की वैल्यू 30 है। दूसरे केस में कह रहा है कि यार x की वैल्यू बताओ क्या होगी अगर y की वैल्यू 20 है। 0 से 0, 2 से काटा 14 तो x की वैल्यू आई 42। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 42। देखिए यार सवाल में कह रहा है कोन शेप्ड ओपन पैकेट is made from a rectangular paper measuring 66 मीटर लॉन्ग एंड 33 सेंटीमीटर वाइड। सवाल में ये कह रहा है कि भाई एक रेक्टेंगुलर सीट, ये कोई रेक्टेंगुलर सीट है, इसकी जो लंबाई है वो 66 सेंटीमीटर और चौड़ाई है जो है वो 30 सेंटीमीटर। कहता हमने इसे एक बड़े से बड़े साइज का कोन काटा है। कोन शेप्ड ओपन पैकेट इज मेड फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर पेपर। दिस द हाइट ऑफ द पैकेट केप्ट एज हाई एज पॉसिबल। और कहता पैकेट की जो हाइट है वो अधिक से अधिक हमने रखी है। पैकेट की जो हाइट है मेरे प्यारे बच्चों क्या रखी है हमने, अधिक से अधिक रखी है। और आगे उसने क्या कह दिया यहां से, कहते द हाइट ऑफ द पैकेट इज केप्ट एज हाई एज पॉसिबल एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन शेप्ड पैकेट। अगर ये लाइन नहीं बोलता तो मैं पता क्या करता, शंकु ऐसा बनाता, क्योंकि मुझे हाइट मैक्सिमम रखनी थी तो मैं हाइट 66 रख लेता। लेकिन उसने कहा नहीं, जो इसकी रेक्टेंगल की लेंथ है ना उसको मुझे सर्कल की सर्कमफ्रेंस की तरह ही ट्रीट करना है। तो आप ये समझेंगे कि भैया ये जो होगी ये सर्कल की सर्कमफ्रेंस हो जाएगी, मतलब ये नीचे का बेस हो गया कोन का, और मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगी कोन की हाइट, ये हो जाएगी कोन की हाइट। और कह रहा है मैक्सिमम हाइट का कोन लेना है तो हाइट जो आ गई मेरे बच्चों वो आ गई 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रखना ये 66 लेंथ थी, मतलब ये सरकमफ्रेंस 66 है। कभी आप सोचो कि ये 66 डायमीटर हो गया इसका ना, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया। असली जुगाड़ इसका करना है तो ऐसे हो गई। तो यहां से हमें सरकम रेडियस निकालनी होगी, इसकी बेस की रेडियस निकालनी होगी क्योंकि हमें सरकमफ्रेंस दे रखी है। तो आप कहेंगे कि सर रेडियस निकालने का फार्मूला होता है 2 पाई आर। भाई बेस बेस की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, वो बराबर 66 रखेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे। अगर मैं और आप थोड़े से समझदार हैं तो हम एक बात जानते हैं कि आखिर में आगे पूछा क्या है। टू प्रिवेंट द कंटेंट्स फ्रॉम फॉलिंग आउट द पैकेट इज स्टेपल्ड एट ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द कॉन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट। क्या कह रहा है ध्यान से समझना। कह रहा है ये कोई शंकु है, हमने क्या किया कि इस शंकु में जो इसकी हाइट थी ना, हाइट से 2 सेंटीमीटर नीचे, यानी ये जो लेंथ है ये 2 सेंटीमीटर, कहता है इसे ना हमने स्टेपल कर दिया। क्या कर दिया मेरे दोस्त, स्टेपल कर दिया। यहां स्टेपल का मतलब क्या हुआ, यहां स्टेपल का मतलब हुआ कि इसको ऐसे चिपका दिया ताकि ये वाला जो हिस्सा है ना ये टाइट हो जाए और इसका कंटेंट सारा इस तरह सिकुड़ जाए। जैसे कई बार पैकेजिंग करते हैं हम किसी आर्टिकल की, तो आर्टिकल डालने के बाद उसके अंदर वो हवा वाला प्रेशर पंप नहीं डाल देते ताकि वो सारी हवा खींच लेता है तो चिपक जाता है। तो समझिए कि कुल मिला के वो ये कह रहा है कि जो आर्टिकल है ना वो ऐसे सेट हो रखा है, यहां से यहां तक आर्टिकल इसी में रखना है। और इसे समझो स्टेपल की जगह में शब्द बोल दो ना, एयर टाइट कर दो। तो जब एयर टाइट करेंगे तो ये वाला हिस्सा खाली था तो ये हिस्सा चिपक के यहां आ गया, ऐसे वो सवाल में कह रहा है। और कुछ भी इसका खास मतलब नहीं है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि निकालना क्या आपको। अब आपको बताइए पूरी हाइट कितनी है, 30। ये हाइट कितनी है, 2। आपको समान रखना है इस फ्रस्ट्रम में, इस फ्रस्ट्रम में समान रखना है शंकु इस छिन्नक में। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने एक क्लास में आपको पढ़ाया है कि जो इनकी साइड की लेंथ का रेशियो होगा, साइड का मतलब चाहे वो लेटरल हाइट हो चाहे हाइट हो चाहे रेडियस हो, जो इनकी साइड का रेशियो होगा उसका क्यूब अगर हम कर देंगे तो वो इनके वॉल्यूम का रेशियो होगा। तो अगर साइड का रेशियो देखें तो 1:15 है, तो वॉल्यूम जानते हैं क्या होगा, 1 का क्यूब 1, यानी छोटे वाले का वॉल्यूम 1 आएगा तो 15 का क्यूब 3375, तो पूरे का जो वॉल्यूम है वो 3375 आया। पूरे बड़े का वॉल्यूम क्या आया, 3375। यानी छोटे वाले का वॉल्यूम 1 है तो पूरे बड़े का जो वॉल्यूम होगा 3375। तो इस फ्रस्ट्रम का वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कह देंगे सर फ्रस्ट्रम का जो वॉल्यूम होगा वो पूरे बड़े शंकु के कोन यानी पूरे कोन के वॉल्यूम का, ये 1 है तो ये आया 3374, 3374 बटे 3375। यानी पूरे कोन का वॉल्यूम अगर 3375 है तो इसका वॉल्यूम 1 होगा तो इसका होगा 3374 बटे 3375।
आपने कहा जी ठीक है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो 3374/3375 है ना, लगभग एक ही तो बना। लगभग क्या मैं इसे सीधी भाषा में कह दूं कि एक बना तो कोई गलत थोड़ी है। यानी मैंने ये कहा कि भाई जितना वॉल्यूम बड़े शंकु का होगा उतना ही वॉल्यूम लगभग फ्रस्ट्रम का भी होगा। अब मैं ऑप्शन देखता हूं कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे यार ऑप्शन 3400, 3500, 3600, 3200 ऑप्शन दूर दूर है। अगर दूर दूर है तो मुझे कोई इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया इंटू हाइट। मुझे बड़े कोण का वॉल्यूम निकालना है, HEIGHT। आपको छोटी छोटी चीजों में दिमाग लगाना पड़ेगा। अब अगर बेलन की सरकमफ्रेंस देखे तो कितनी आई, 66, इसकी बेस की, सॉरी सर्कल की। और हमने फार्मूला पढ़ा है 7/44/154, यानी रेडियस 7 होगी तो सरकमफ्रेंस 44, तो एरिया होगा 154। अब या तो यहां से आप रेडियस निकालो, और रेडियस निकालने के बाद फिर बेस एरिया निकालो, फिर हाइट, या मुझे इसका बेस एरिया सीधा ही नहीं मिल रहा है। भाई 44 और 66 का रेशियो देखें तो 22 दूनी 44, 22 66, 2:3 है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये 3/2 गुना हो रही है पेरीमीटर, तो रेडियस भी 3/2 गुना होगी। लेकिन अगर एरिया की बात हो तो आप कहेंगे एरिया इसका वर्ग होता है, यानी 9/4 गुना होगा सर एरिया। एरिया 9/4 गुना होगा। मैंने कहा यार बिल्कुल ठीक बात है। अब आओ आगे। अब आपके पास बेस एरिया निकल के आ गया। कैसे सर? बेस एरिया हुआ 1/3 अलग से, बेस एरिया हुआ 154 गुना 9/4। छोटी बात है मगर ध्यान से, नहीं तो सिलेक्शन नहीं हुआ। हाइट मैं 30 ही ले रहा हूं क्योंकि बड़ा वाला कोण की हाइट तो 30 है। और जितना इसका वॉल्यूम होगा उसका जब 3374/3375 निकालेंगे तो वो एग्जैक्टली उस प्रश्न का वॉल्यूम आएगा। लेकिन ये जो वैल्यू है एग्जैक्ट 1 के ही आसपास समझो, तो 1 से ही गुना कर देंगे। आप कहें नहीं मुझे एक्यूरेट निकालना है, तो एक्यूरेट तेरी दादी मर जाएगी पर सवाल ना हो। 3374/3375, इस कैलकुलेशन को कौन पागल करेगा, और ऑप्शन दूर दूर है, तो इसको मैं डायरेक्ट वन ही लिखता हूं। अब कैलकुलेशन बैठाते हैं, 3 से करेंगे तो ये आया 3। आपने कहा जी ठीक है। अब 2 से काटेंगे 2, 2 साते 14, 2 दूनी 2 साते 14, 77। अब यार गुना करते हैं भाई, 3 तिया 9, 9 साते 63, 3 तिया 9, 9 साते 63, 9 साते 63 और 6 69। और यहाँ 10 था तो 2 5 10 5। अब 5 थी 15, 5 45 और 1 46, और 5 छिंग 30 और 4 34, यानी आंसर आएगा 3465 के जस्ट छोटा। तो 3465 से जस्ट छोटा ऑप्शन ए है 3464। तो ये मेरा राइट आंसर होगा। मेरे हिसाब से ये अच्छा सवाल माना जाएगा पेपर में। ऐसे सवाल बच्चे को हल्का सा घुमा फिरा देते हैं। वो 3374/3375 की कैलकुलेशन में घूम जाएगा, जबकि ऑप्शन बहुत दूर दूर दे रखे हैं। मेरे हिसाब से अच्छा सवाल। देखिए यार सवाल में कह रहा है, ये सवाल मुझे लगता है बहुत ही आसान है। कह रहा है मान लीजिए सी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। कहता है ओ ए बी सी का एक त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, तो कहता है एंगल बताओ। तो एंगल का मतलब एरिया होता है त्रिज्यखंड का θ/360, पाई, पाई की वैल्यू 22/7, θ/360 पाई r²। आर की वैल्यू दे रखी है उसने, हाँ जी 21 गुना 21। कह रहा है जी ये वाली वैल्यू 385 है। कह रहा है यार कुछ बता दो जो तुम्हारे मन में आए। क्या मन में आ रहा है भाई तुम्हारे, बताओ दोस्त। काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 तिये 33, बचा 5, 11 5 55, माशाल्लाह। 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 5 35। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 से काटेंगे 20 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा आ जाएगा 20 5 100, यानी जो कोण बनेगा वो 100 डिग्री का बनेगा। यार ये बड़ा अच्छा सवाल है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है बट बहुत अच्छे क्लियर होंगे, और इसकी लैंग्वेज बहुत गंदी है। कह रहा है सपोज एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है दैट सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, मान लीजिए एबीसीडी एक चतुर्भुज जो निम्नलिखित में से किसी भी शर्त को पूरा करता है। यार ये जो शब्द है ना कि किसी भी शर्त को पूरा करता है, मतलब एक को भी पूरा करे तो भी बात जायज मानी जाएगी, ऐसा सवाल। सवाल ने कहा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होती है। पहला है ट्रेपीजियम, गलत बात। ट्रेपीजियम में अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती, तो ट्रेपीजियम तो पहली कंडीशन नहीं पास करना। लेकिन उसने कहा कि कोई भी एक कंडीशन पास कर दे तो। अब ईच डायगोनल ऑफ एबीसी डिवाइड्स इट इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
कहता है हर एक डायगोनल जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाता हो, तो बिल्कुल बनाता है भाई। कोई भी अगर आप पैरेललोग्राम ले लेंगे ना, तो इसका कोई भी डायगोनल दो इक्वल एरिया में बांट देता है, यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाता है। ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल। तो मेरे भाई पैरेललोग्राम प्रवृत्ति की कोई भी क्वाड्रिलेटरल लेंगे तो इसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। फिर कह रहा है द डायगोनल ऑफ एबीसीडी बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो पैरेललोग्राम प्रवृत्ति की हर क्वाड्रिलेटरल ऐसा करती है, तो आंसर होगा पैरेललोग्राम। लेकिन फिर भी अगर इसको और क्लियर करना हो तो ट्रेपीजियम ऐसी होती है। आप कह रहे हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती। ईच डायगोनल ऑफ एबीसीडी डिवाइड इनटू, अगर हम डायगोनल खींचेंगे तो दो इक्वल एरिया में बटेगा, नहीं बटेगा। ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, कहता है ये एंगल इक्वल होंगे, बिल्कुल नहीं, ये कंडीशन जस्टिफाई नहीं कर रहा। डायगोनल ईच अदर बाइसेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। यानी ट्रेपीजियम में तो इनमें से कोई भी कंडीशन जस्टिफाई नहीं हो रही। लेकिन अगर काइट की बात करें ना, तो काइट में हो जा रही। कैसे? ऐसी होती काइट, पतंग। तो पतंग में क्या होता है कि ये साइड इस साइड के बराबर होती है, ये साइड इस साइड के बराबर होती है। तो आप कहेंगे जी अपोजिट साइड इक्वल है, लेकिन उसने जो शब्द लिखा है ना अपोजिट, उसको ध्यान से देखना। अपोजिट, भाई इसके अपोजिट ये है ही नहीं। ये वाली साइड तो इसके एडजेसेंट है, साथ में अपोजिट होती ये वाली, अपोजिट होती ये वाली चीज। तो यहां ये कहानी गलत थी। अब अगला पॉइंट, मैं इस बहाने से क्वाड्रिलेटरली एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, कहता है अपोजिट एंगल का हर एक पेयर इक्वल होता है। तो भाई ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होता। तो हर पेयर तो इक्वल नहीं हुआ, इसलिए गलत हो गया। तीसरा है द डायगोनल ऑफ एबीसीडी बाइसेक्ट ईच अदर, कहता है डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो काइट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये दो टुकड़े तो इक्वल हो जाते हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं होते, ये इक्वल नहीं होते। लेकिन उसने कहा कि भाई सारी चीजें इक्वल, मतलब कोई एक होनी चाहिए, तो ये भी गलत हो रही है। रेक्टेंगल में सारे गुण हैं, लेकिन रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में अगर चुनना पड़े तो हमेशा पैरेललोग्राम को चुनना, क्योंकि वो बाप है, रेक्टेंगल उसका बच्चा है। ठीक है जी। मेरे प्यारे बच्चों, एनटीपीसी 19 मार्च 2026 ने बड़ा बढ़िया सवाल पूछा, दिमाग वाला सवाल है, देखते कितने बच्चे तोड़ेंगे। कह रहे हैं यार दो संख्याएं ए और बी, उनका जोड़ 129 है। दो संख्याएं ए और बी है, इनका जोड़ है 129। कहता है यार ये बात भी ध्यान रखना कि बी बड़ी है ए से। साथ में कह रहा है कि उनके एचसीएफ एलसीएम दे रखे हैं, इसकी वैल्यू बतानी है। अगर मैं इसको सोल्व करने जाऊं तो आप कहेंगे सोल्व करोगे सर, तो नीचे आ जाएगा ए इंटू बी और ऊपर आ जाएगा बी माइनस ए। तो सबसे पहली बात तो ये कि बी उसने कहा है बड़ा है। अगर बी बड़ा है तो बड़े में से छोटा नंबर घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा आंसर। तो ये दो ऑप्शन तो मेरे आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। दूसरा, अब मुझे एक बात यह भी पता है कि भाई दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। तो मेरे बच्चे दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ देखे तो 3 गुना 1350 है। आपने कहा ठीक है। अगर ऐसा है तो मेरे बच्चे हमें यह भी कहा कि दो संख्याओं का योग 129 है। तो मेरे बच्चे अगर दो संख्याओं का योग 129 है तो इनका डिफरेंस तो 129 से छोटा ही आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, यानी ये वाली वैल्यू हर हाल में 129 से छोटी रहेगी। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो ये या ये। अब अगर ध्यान से देखें तो ये तो बिल्कुल बराबर आ गया, जितनी नीचे वाली वैल्यू है लगभग उतनी बड़े वाली ऊपर वाली वैल्यू है। जबकि यहां नीचे ये लगभग 3900 के आसपास आ गया, जबकि ऊपर जो वैल्यू है वो 129 है। इसका मतलब मेरे बच्चे ये रेशियो मेरे सवाल का आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर का तरीका होगा। ये तरीका है इस सवाल को पेपर में तुरंत तोड़ने का। अब मैं समझा रहा हूं कि इस सवाल को अगर हमें शॉर्ट में करना हो ना, डिटेल में करना हो तो कैसे करते हैं। आइए देखिए, ये जो तरीका था ये मैंने सिखाया आपको इन शॉर्ट पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना था। अब बात करते हैं कि सोल्व कैसे करना था। तो भाई हमें पता है कि दो संख्याओं का अनुपात एक्स और अनुपात वाई मान लेते हैं। एचसीएफ दे रखा है 3, तो संख्याएं हो जाएंगी 3x और 3y। दो तीन तरीकों से डिटेल समझाता हूं। इसको मैं नाम दे देता हूं बी, इसको नाम दे देता हूं ए। ध्यान ये रखना कि भैया इसको हमने बड़ा मान लिया है और इसको हमने छोटा मान लिया। अब बड़ी संख्याएं 3x प्लस 3y दोनों को जोड़ते हैं, तो कहता है जोड़ है 129। 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आई वो आ गई 43। आपने कहा यार बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, a इंटू बी निकालने में मुझे कभी भी आपत्ति नहीं रहती। क्यों? क्योंकि a इंटू बी जो है वो 3 गुना 1350 आएगा। भाई दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर है, और ऊपर मुझे दोनों संख्याओं का अंतर लिखना है। तो मुझे ये देखना है
कि भाई इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो आप कहेंगे 3x माइनस 3y हमसे पूछा है, 3 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा x माइनस वाई, यानी 3x माइनस वाई बचा, 3 से 3 कट गया। अब आपको पता है कि यार x प्लस वाई की वैल्यू है 43, तो x माइनस वाई तो बहुत छोटा आना है, यानी नीचे 1350 और ऊपर 43 से छोटा आएगा, वो एक ही जगह था, तो यही मेरा आंसर था। एक तरीका ये, दूसरा मैं x माइनस वाई फाइंड आउट कर देता हूं। कैसे फाइंड आउट करें भाई, एक बात आना, इनका अगर मैं एलसीएम लेने लगूं तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 3x इंटू वाई, और ये है एलसीएम 1350, यहां से निकाले तो x इंटू वाई की जो वैल्यू आई वो 450 आई। अब या तो आप डायरेक्ट नंबर सोच लीजिए कि भाई ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो 450 जोड़े तो 43, तो आप कहेंगे 450 के टुकड़े करेंगे 25 और 18 आएगा। लेकिन आप कहेंगे आपको तो पहले से पता था, हम क्या करें, तो भाई फिर आप क्या करो, ये वाला फार्मूला लगा लो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो होगा वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब भाई x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 43, 43 का वर्क करेंगे यूनिट डिजिट 9, बिल्कुल ठीक है। पूरा करना चाहें तो पूरा भी लिख लें, x इंटू वाई की वैल्यू 450, 4 से गुना करेंगे यूनिट डिजिट 0, तो इसका इकाई अंक है 9, और अगर इसका इकाई अंक 9 है तो x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर 9 है, तो हर हाल में x माइनस वाई का जो यूनिट डिजिट होगा वो 3 या 7 होगा। यहां तो 3 था नहीं, यहां 3 या 7 में से 7 था, तो ऑप्शन सी। या मैं इस 43 का वर्क करूं, प्रॉपर घटाओ बटाऊं और फिर x माइनस वाई की वैल्यू निकाल। देखिए मेरे भाई, सवाल ने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए मेरे दोस्त, हमें ये बात समझनी होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इस फॉर्मेट पे, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब मेन कहानी क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन ये होती है कि जो एक्स स्क्र का कोफिशिएंट है ना, ये किसी भी हालत में 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी 0 0 होगा सब चलेगा, लेकिन एक्स स्क्र का कोफिशिएंट 0 के बराबर नहीं हो, ये ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 3x² प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप कहेंगे हाँ। मैं कहूं यार 3x² प्लस 2x, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हाँ जी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं अगर केवल 3x² इक्वल टू 0 लिख दूं तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कही जा सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ x² का कोफिशिएंट 0 नहीं। लेकिन अगर मैं इसको 0 कर दूं, तो 0 को गुना करके हटा ही दूं, तो क्या ये क्वाड्रेटिक है, जवाब है नहीं। तो आपको बस कुल मिला के एक ही चीज नोटिस करनी होगी सवाल में, और कुछ नहीं, कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहीं 0 ना बन रहा हो, और सबसे बड़ी घातांक एक्स स्क्वायर होनी चाहिए। इस सवाल पे अगर हम आए तो देखिए यार, यहां है एक्स स्क्वायर -1, इसकी जब इससे गुना करेंगे तो एक्स की एक्स से करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। हमने कहा यार ठीक है। अच्छा, यहां वाले में अगर गौर से देखें आप, इस वाले में ध्यान से देखें तो बटे x-1 है, बटे x-1 है, तो जोड़ोगे तो ये बटे सेम है, तो x और 2x 3x, तो ये आ जाएगा 3x अपॉन x-1, 3 से 3 कट जाएगा, तो आप देखेंगे कि 1 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं, क्योंकि पावर 2 बनेगी नहीं, एक्स स्क्वायर बना ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अच्छा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसी का ये x-1 का ही तो क्यूब का फार्मूला होता है, तो अगर ये और ये सेम है तो ये कट जाएगा, तो ये वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, बचा एक। अगर मुझे इसे सोल्व भी करना होता ना, तो ध्यान से देखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर करते तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस एक्स की पावर 4 था, 2x प्लस 1, इससे ये कट जाता, एक्स स्क्वायर बड़ा पावर आ जाती, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती, मतलब ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। आइए दोस्त, कहते हैं यार इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। मैं हमेशा ही कहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है ना, उसमें खास बात क्या होती है कि उसमें वैल्यू पुट करना जरूर 20-25 सेकंड में सवाल सोल्व कर देता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को 4 से 5 सेकंड में ही ब्रेक किया जा सकता है, उसके लिए जरूरी है समझ हल्की से। ध्यान दें तो हम एक बात जान सकते हैं क्या, कि कोट क्या होता है, तो आप कहेंगे कोस बटे साइन, और यहां क्या है कोस, और नीचे भी सेम ही चीज है, कोस बटे साइन प्लस कोस। अगर मैं ऊपर से कोस कॉमन ले लूं, नीचे से कॉमन ले लूं, तो कट जाएगा, आपने कहा कट जाएगा, तो यहां 1 आया, यहां 1 आया। ये 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसिकेंट, तो यहां आया कोसिकेंट -1 कोसिकेंट +1, तो कोसिकेंट -1 कोसिकेंट +1, ये मेरा डायरेक्ट आंसर। आइए भाई,
कभी अखियों मिलाए कभी अखियां चुराए, क्या तूने किया जादू, कभी घबराएगा। कहता है थ्री फ्रेंड एक्स वाई जेड, तीन दोस्त हैं एक्स वाई और जेड। कहता है तीनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, इन्वेस्टिंग द कैपिटल इन द रेशियो 6:3:5, 6:3:5 है। 6 महीने बाद एक्स विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल। कहता है 6 महीने बाद एक्स ने आधी कैपिटल निकाल ली। तो हम ये कहेंगे कि भाई 6 महीने तक तो रखी उसने पूरी कैपिटल, फिर आधी निकाल ली, तो 6 का आधी निकाल ली तो कितनी बची, 3। आपने कहा ठीक है, तो बचा कितना, 6 महीने। भाई 12 महीने के लिए बिजनेस था, 6 महीने तक तो इतना पैसा रखा, बाकी फिर अगले 6 महीने पैसा निकाल दिया तो इतना, ये पूरे 12-12 महीने रहे। अब अब रेशियो अगर मैं लेने जाऊं तो आप समझदार हैं, ये प्लस है, तो 6 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 कॉमन आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये तो कॉमन ही नहीं आया, तो आपको यहां छोड़ना पड़ेगा। अब देखिए 2 कॉमन आ रहा, 2 से काटें नहीं, 2 भी नहीं आ रहा, तो गुना करो, 6 एकम 6, 3, 6 और 3 9 आया, 3 दूनी 6 आया और 5 दूनी 10 आया, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया 9:6:10। आपने कहा यार ठीक है। अब कहता है जेड द्वारा निवेश की गई राशि 12,000 है। तेरी कितना आसान सवाल पूछा है, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है फिर। यदि जेड द्वारा निवेश की गई राशि 12,000 है, हमें उसकी क्या जरूरत है यार। सवाल में अगर हमारे पास रेशियो आ गया तो कह रहा है 69,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट, उसमें एक्स वाई के बीच का डिफरेंस बताओ। तो हम कहेंगे देखो यार, एक्स और वाई का डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट। पहली बात, आंसर 3 से भाग जाएगा। आपने कहा जी ठीक है। दूसरी बात, टोटल प्रॉफिट है 9 और 6 15 और 10 25 यूनिट, तो 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 69,000 को, तो 3 यूनिट की वैल्यू बताई। अब जो भी सोचे, 69 के अंदर 3 मौजूद है और यहाँ पे भी 3, तो आंसर जो होगा 9 से भाग जाना चाहिए। ये 9 से भाग नहीं जा रहा, 8 और 1 9, ये भाग नहीं जा रहा, ये भाग जा रहा है, 7 2 9 9 है, तेरी ऐसी कम तैसी ये भी भाग जा रहा है। यानी हम सी और डी डी दो ऑप्शन में फंस चुके हैं। अब हमें सवाल को सोल्व करना होगा, है ना। तो देखो यार कैसे सोल्व करें। अब हम यूनिट डिजिट भी तो पकड़ सकते हैं भाई, 25 से काटेंगे 2 जीरो को तो 4 आया, तो ये आया 690 गुना 4 गुना 3। तो हमें ये बात पता है कि जीरो तो आएगा ही आएगा, 4 3 12 2 आया, 2 9 18 8 आया, तो जीरो से अगला डिजिट 8 होगा, और 8 यहाँ है, तो ऑप्शन सी आंसर। भाई मैंने यूनिट डिजिट पकड़ लिया जीरो के बाद, अगर मेरा डिविजिबिलिटी फेल हुआ। देखिए मेरे दोस्त, सवाल को समझिए। सवाल कह रहा है कि एक्स की वैल्यू ये, हमसे पूछा है एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू ये है, हमसे एक्स क्यूब पूछा, तो क्यूब करेंगे, दोनों साइड क्यूब करेंगे तो ये आएगा 31 जमा 14 √3, और ये करने का नहीं बस देखने का होता है, जमा ये y है और y क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 31 माइनस 14 √3 जमा 3। अब ध्यान से देखोगे तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब एक्स क्यूब और वाई क्यूब दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक्स क्यूब की वैल्यू जो आएगी वो क्यूब यहां आ जाएगा, यहां से हट जाएगा, वाई क्यूब की वैल्यू यहां से हट के यहां आ जाएगा, तो ये आया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस क्यूब, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगा 31 का वर्ग माइनस 14 √3 का वर्ग। ये कुल मिला के कहानी हुई। अब ध्यान से देखेंगे तो ये वाली वैल्यू कट गई। अब हमें देखना कि यार यूनिट डिजिट सेम है कि अलग अलग है, तो आप कहेंगे सर यूनिट डिजिट सबकी सेम है ना, अलग अलग है, तो छेड़ते हैं। भाई देखो, 1 और 1 2 आया यूनिट डिजिट, जमा यहां यूनिट डिजिट पकड़े, 1 का वर्ग 1 आया, और √3 का वर्ग 3 आया, और 4 का वर्ग 16 6 आया, 6 को 3 से किया 18, 6 3 18 8 आया, तो हंसी ली गई होगी, 11 में से 8 गया 3 आया, 3 को 3 से गुना किया 9 आया, तो यूनिट डिजिट आया 9, 9 और 2 11 1, यानी जिस भी ऑप्शन का यूनिट डिजिट 1 होगा वही मेरा आंसर होगा। फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, आराम से देखिए, पूरा सवाल सोल्व नहीं करना है, बस आपको तरीके से बातें सीखनी है। देखिए एक्स की वैल्यू थी तो एक्स क्यूब यही तो आया, ये वाई की वैल्यू क्यूब रूट इतनी थी तो वाई की वैल्यू यही तो आई, और यहां था 3, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट तो क्या है। अब फिर मैंने देखा कि यार ये जो चीज है ये कट जा रही है, 1 और 1 2, यूनिट डिजिट 2 आया, अब यहां 3 है ही, 1 का वर्ग करूंगा 1 आया, इस पूरे का वर्ग करूंगा तो √3 का वर्ग 3, और 4 का वर्ग करूंगा 4 का वर्ग 16 6, 6 3 18, यूनिट डिजिट 8 आया।
1 में से 8 घट नहीं सकता, तो 11 में 8 गया, 3 आया, 3 या 9 यूनिट डिजिट आया, 9 9 और 2 11 यूनिट डिजिट आया 1। तो इस तरीके से हम सवाल का आंसर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्त, सवाल बहुत प्यारा है। सवाल में ये कह रहा है कि कौन है हमारे पास, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। क्या ये रहा है कि एक शंकु है जी हमारे पास, ये मान लीजिए मेरे दोस्त कोई शंकु है। हाँ जी, ये कोई शंकु है। कहता है इसके अंदर सबसे बड़ा गोला हमें सेट करना है, इसके अंदर बड़े से बड़ा एक गोला हमें डालना है। इसकी जो बेस रेडियस है वो हमें दे रखी है 14√3, 14√3 माफ करिए, बेस रेडियस। और कहता है इसकी स्लैंट हाइट इसके डायमीटर के बराबर है। तो रेडियस अगर r है तो डायमीटर 2r हुआ, तो स्लैंट हाइट क्या हो गई 2r। तो आप मुझे बताइए कि इसकी हाइट निकाल सकते हैं? आप कहेंगे जी बिल्कुल निकल जाएगी, ये r है, ये 2r, तो ये निकल जाएगा। ये 42√3 था, सॉरी भाई, माफी चाहता हूँ। ये आर है, ये 2r, तो ये कितना होगा? तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये √3r आ रहा है। तो सच बात ये है कि आपके पास हाइट भी निकल के आ गई, स्लैंट हाइट भी, और रेडियस, तीनों चीजें निकल के आ गई। रेडियस की वैल्यू जरूर आपको देखिए 42√3। अब कहता है इसके अंदर आ सकने वाले बड़े से बड़े गोले की वॉल्यूम बताइए। तो मेरे बच्चे एक नियम होता है कि अगर शंकु की रेडियस मेरे बच्चे r है, हाइट मेरे भाई h है, और स्लैंट हाइट l है, इसमें आ सकने वाले बड़े से बड़े गोले का रेडियस बताइए क्या होगी। तो बड़े से बड़े गोले की जो रेडियस होगी ना, वो हो गई h/r/l+r, h/r/l+r। अब ये मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको दिए ना, ये मेरे भाई इसी के अंदर से आप आराम से देख सकते हैं। मेरी किताब है मैथ्स रिवीजन बूस्टर, है ना, इसमें मैंने सारे फार्मूले आपको रखे हैं, एक एक चीज बना के लिखी हुई है। अब मैं इसमें आगे आपको चीजें लेके चलता हूँ। अब मैं आपको सीधा चैप्टर पे लेके चलता हूँ, मेंसुरेशन 3D। ये मेंसुरेशन 3D का चैप्टर है। यहाँ एक एक चीज को बहुत सेफ, मतलब अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। एक एक चीज को आप देखेंगे, आपका मन कर जाएगा एक एक बात को समझने का। मतलब एक एक चीज इतना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन है ना। जैसे ये फार्मूला आता है ना, कितने फिगर, मतलब इस फिगर में कितने, मतलब वर्टिसेज हैं, कितने एज हैं, कितने फेसेज हैं, इस पे लगातार सवाल पूछा जाता है। तो ये फार्मूले कैसे बने, इन सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जैसे ये चीज है, तो इसको एक्सप्लेन किया है पूरा अच्छे तरीके से। जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, है ना, कि भाई दो क्यूब को ज्वाइन करने से कितने सरफेस का लॉस होता है। इन्हीं पे लगातार पेपर में सवाल पूछे जा रहे हैं। ये किसी गोले के अंदर क्यूब डाल दें, सिलेंडर डाल दें। अब देखिए यही सवाल जो मैं अभी आपको करा रहा था, उसमें ये था कि किसी कोन के अंदर हमने बड़े से बड़ा गोला डाल दिया, जबकि यहाँ ये है कि किसी कोन के अंदर बड़े से बड़ा अगर क्यूब डालना हो तो क्या फार्मूला होता है। तो भैया फिर रेडियस निकालने, मतलब क्यूब की साइड निकालने का फार्मूला होता है √2r/h/√2r+h। तो ये फार्मूले अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो फंस के बैठ जाओगे। अब ये अर्धगोले में डाले हो, तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, सारे के सारे मैंने आपको कराए हुए हैं। एक एक चीज आपको यहाँ समझाई हुई है। तो इस क्लास को, इन चीजों को बड़े ध्यान से देखा करो भाई। और ये रिवीजन बूस्टर किताब को अपनी लिस्ट में रखा करो। ये बहुत जरूरी, बहुत बढ़िया किताब है, जहाँ एक एक कॉन्सेप्ट को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इस बार भी जो मीन्स में क्वेश्चन आए वो इतना बढ़िया से मैंने पहले से रखे हैं इसके अंदर। बाकी लोग कॉपी करके बाद में देते हैं, मैं सब कुछ पहले से आपको करा रखा है। एक एक एग्जाम्पल साथ में दिया हुआ है। काहे नाराज हो रहा है? जैसे यहाँ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इन ए कोन, किसी घन के अंदर ना, किसी क्यूब के अंदर मैक्सिमम साइज का बेलन अगर इंसर्ट किया जाए। एक एक चीज को बड़ा टाइप वाइज दे रखा है, आप देखते रहना सवाल, कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल को अलग अलग तरीके से घुमाया जाता है तो क्या बनते हैं। यार इतनी मेहनत करी हुई है ना, बस हमें तो एक ही कमी है कि हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करते अपनी चीजों का। हमें लगता है कि बच्चा अपने आप ढूंढेगा अच्छी चीजें और फिर पहुंचेगा, लेकिन अब जरूरी है। अब देखिए यही फार्मूला मैं आपको एक्सप्लेन करा रहा था ना, अब इसी फार्मूले को देखिए। यहां फार्मूला पूरा कॉन्सेप्ट लिख दिया है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को यहां समझाया है कैसे ये कहानी। अब इसके साथ साथ दो तीन एग्जाम्पल भी दिए हैं, ताकि ऐसी चीजें आगे पेपर में आए तो आप याद रख पाए। अब मैंने इसका उल्टा भी दिया है कि किसी गोले के अंदर अगर हम मैक्सिमम साइज का कोन डाल दें, यहां मैंने दिया कि किसी कोन के अंदर मैक्सिमम साइज का गोला डाल दें, और वहां दिया कि किसी गोले के अंदर मैक्सिमम साइज का कोन डाल दें। तो इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहां दिए हुए, तो इसके थ्रू आप अपना अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं। तो मेरे बच्चे, गोले की रेडियस जो होगी हो जाएगी h/r/l+r।
अब कहानी क्या है कि जो हाइट है वो है √3r, रेडियस है r, लेंथ कितनी है, मतलब लेटरल हाइट क्या है 2r, रेडियस है r, तो जोड़ेंगे तो r2r 3r। अब देखना ध्यान से, r से r कट गया जी, बिल्कुल कट गया। कोई भाई को दिक्कत है जी? नहीं। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो √3, r बचा यहाँ केवल, r की वैल्यू 42√3 और बटे 3, और √3 को √3 से गुना किया, 3 आया। तो मतलब कैपिटल आर जो आया ना मेरे भाई वो आया 42। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि अगर कैपिटल आर 42 है तो कहता है बड़े से बड़े गोले का आयतन ज्ञात करना है। आर की वैल्यू है 42, तो कहता है वॉल्यूम बताइए। मेरे बच्चे गोले का वॉल्यूम क्या होता है? तो आप कहेंगे जी गोले का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, पाई का मतलब 22/7, आर माने 42 का क्यूब, या इसको 3 बार लिख लो जैसे मर्जी कर। अब जानते हैं, ये तो इस सवाल को करने का डिटेल तरीका। अगर मैं स्टूडेंट होता ना तो मैं ये सब कहानी नहीं करके आता, ये सब कहानी नहीं कर रहा होता। मुझे डायरेक्ट बताया कि वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई, पाई का मतलब हुआ 22, तो जो भी आंसर होगा ना वो 11 का मल्टीपल हो। अगर मुझे सवाल में 11 का मल्टीपल नहीं मिलता तो मुझे फिर ये सब करने की जरूरत होती, या मुझे 11 के 2 मल्टीपल मिल जाते। ये मैंने बताया तरीका के पेपर में कैसे, मतलब डिटेल कैसे करते हैं। पेपर का तरीका ये था कि मैं पहले ही सोचना था वॉल्यूम में पाई आएगा, पाई का मतलब 22 आया, 22 का मतलब 11 आया, तो आंसर 11 से भाग जाएगा। 11 का डिविजिबिलिटी 3 और 4 7, 7 और 6 13, 4 और 1 5, 13 में 5 क्या नहीं जाएगा जी, हटाओ। 3 और 1 4, 4 4 8, 6 4 10, ये भी भाग नहीं जा रहा जी। 3 और 4 7, 7 और 4 11, 6 और 1 7, ये भी भाग नहीं जाएगा जी, हटाओ। 3 और 6 9, 4 4 8 और 1 9, ये भाग जा रहा है। तो ऑप्शन डी डायरेक्ट आंसर, मुझे डिटेल करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर मुझे उस टाइप का कीड़ा है कि मुझे डिटेल करना है तो फिर मैं ऐसे करूंगा कि भाई 7 या 21, 21 दूनी 42। अब मैं दोस्त यूनिट डिजिट भी नहीं पकड़ पा रहा हूं, तो अब मैं डिजिटल समझूंगा। कैसे? कैसे? तो देखो यार, 3 यहाँ पे भी मौजूद है और 3 यहाँ पे भी मौजूद है, तो 3 3 9, मतलब यूनिट डिजिटल सम आएगा 0। अब मैं देख लूंगा कौन सा ऑप्शन 0 से भाग जा रहा है, लेकिन अगर दिमाग दौड़ाओगे तो पता चलेगा कि शायद डिजिट वही है, आगे पीछे घुमा रखे है ना। तो डिजिटल सम आपका किसी में भी लगता हुआ नहीं दिखेगा। फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा, 7 की डिविजिबिलिटी लगानी पड़ेगी, तो इस तरह से मेहनत मारनी पड़ेगी। या आप चाहते हैं कि मैं बता दूं? अगर ऐसा चाहते हैं तो ऐसा भी देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं बता दूं, डिजिटल सम फेल हो गया इस सवाल में, अगर आप चाहते हैं कि डिटेल करके बता दूं इस सवाल को, तो देखिए, अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं यहां क्या करूंगा, तो मैं एक काम करूंगा, 7 21, 21 दूनी 42। अब मुझे एक बात पता है, 4 यहां मौजूद है, यहां 2 मौजूद है, यहां 2 2 2 8 मौजूद यहां है, तो जो भी मेरा आंसर होगा ना वो 4 से ही भाग जाएगा, 8 से भी भाग जाएगा, 8 दूनी 16, 16 चौक 64 से ही भाग जाएगा। तो मैं एक बात तो सीधी सीधी दिखा सकता था कि 44, मतलब 644 जो है ये 8 से भाग नहीं जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। यहां भैया 46 8 से भाग नहीं जाएगा, ये हटा दिया। ये जाएगा 8 5 40, 8 8 64, ये 8 से भाग जा रहा है। यहां देखें ये भी 8 से भाग जा रहा है। अब फिर मुझे 8 से भाग हो रहा है तो मैं अगला भी दिमाग लगाऊंगा कि अब मैं 16 से भाग दे के देखता हूं, 32 से भाग दे के देखता हूं, 64 से, या यहां तक आने के बाद मेरे को देख लेना कि यार इन दोनों में से 7 से कौन सी वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। देखिए मेरे भाई, सवाल कह रहा है कि 2 ट्रैक है, एक्स और वाई, 2 तरीके के ट्रैक है। एक ट्रैक का नाम है एक्स, ठीक है, और दूसरे ट्रैक का नाम है वाई। कहते हैं इन दोनों ही ट्रैक की जो लेंथ है वो 0.325 किलोमीटर है, यानी 325 मीटर। सवाल को समझना, अंकुर रन ऑन ए सर्कुलर ट्रैक्स एट ए स्पीड ऑफ दिस, यानी अंकुर की स्पीड है ये, महिमा की जो स्पीड है वो है ये दो लोगों की स्पीड दर की। द टोटल लेंथ ऑफ द ट्रैक एक्स एंड वाई इज 0.325 किलोमीटर, यानी 325 मीटर। अब सवाल में क्या कह रहा है? कहता है अंकुर ट्रैक एक्स के 9 चक्कर उतने ही समय में लगाता है जितने समय में महिमा ट्रैक वाई के 5 चक्कर लगाती है। देखिए यार, सवाल में कह रहा है अंकुर जो है वो ट्रैक एक्स के 9 चक्कर, अंकुर ट्रैक एक्स के 9 चक्कर जितनी देर में लगाता है ना, उतनी ही देर में महिमा ट्रैक वाई के
कितने चक्कर लगा लेती है? 5 चक्कर लगा लेती है। इसका मतलब अंकुर जितनी देर में ये दूरी तय करेगा ना, उतनी ही देर में महिमा ये दूरी तय कर लेगी। भाई एक ट्रैक में अगर x मीटर की दूरी चलनी है तो 9 ट्रैक में इतनी दूरी चली होगी। ये एक ट्रैक में y मीटर की दूरी चलती है तो 5 ट्रैक में इतनी दूरी चली है ना। और मैंने ये सवाल आपको पहले भी बताया हुआ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में कि जब भी टाइम फिक्स हो, टाइम फिक्स हो, फिक्स का मतलब कांस्टेंट हो या सेम, एक ही शब्द है सारे, तो ऐसे केसेज में जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा, अगर स्पीड का रेशियो a/b है ना, तो डिस्टेंस का रेशियो भी a/b ही होगा। a/b ही होगा। बड़े ध्यान से मेरे शब्दों को देखना। अगर मेरे प्यारे बच्चों टाइम फिक्स है, कांस्टेंट है, सेम है, तो जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा वही मेरे प्यारे बच्चों इनके डिस्टेंस का रेशियो होता है। ऐसे ही अगर स्पीड दोनों जगह सेम हो तो जो इनके टाइम का रेशियो होता है वही इनके डिस्टेंस का रेशियो होता है। इस वाले सवाल में कहता है कि भाई अंकुर ने एक चक्कर की दूरी x है तो 9 चक्कर जितनी देर में लगाए उतने ही महिमा नाम है इसका, हाँ, महिमा ने y चक्कर मतलब y मीटर दूरी का एक चक्कर 5 चक्कर लगाए। यानी दोनों ही जगह पे समय समान है। अगर दोनों ही जगह पे समय सेम है तो इन्होंने जो दूरियां चली है इन दूरियों का अनुपात वही होगा जो इनकी स्पीड का है। अब अंकुर की स्पीड कितनी है जी? 3 दूनी 6 और 1 7/3, नहीं 3 कम 3 और 2 5/3। और महिमा की स्पीड कितनी है जी? 12 दूनी 24 और 1 25/12। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब कैलकुलेशन करते हैं। देखिए यार, x/y ये 5/3 पलट के 12/25, और ये 5 पलट के ऊपर जाएगा और ये 9 पलट के नीचे आ जाएगा। अब यहां से रेशियो निकाले तो 5 5 25, खत्म कहानी। 3 चौक 12, 4:9। यानी इसकी लेंथ अगर 4 होगी तो मेरे भाई इसकी जो लेंथ होगी वो 9 यूनिट होगी। पहले इतनी बात समझ। अब मेरे बच्चे सवाल में आगे क्या कह रहा है उस बात को पढ़ते हैं। तो सवाल में मुझसे वो ये पूछ रहा है, फाइंड द टाइम इन सेकेंड टेकन बाई महिमा टू कंप्लीट 1 लैप ऑफ ट्रैक एक्स। तो कहता है यार जो एक्स ट्रैक है, तो एक्स ट्रैक की लेंथ कितनी है? 325 को 4वां भाग चाहिए, कितने में? 9 और 4 13 में। तो इतनी दूरी को चलना है, और इस दूरी को कौन चलना चाहता है मेरे भाई? सवाल में कह रहा महिमा चलना चाहती है। और महिमा की स्पीड कितनी है जी? 12 दूनी 24 और 1 24/12 से 25/12 सेकंड। तो 25/12 सेकंड की स्पीड से 12 पलट के ऊपर, यानी इस स्पीड से इसको ये चलना चाहते हैं। तो सवाल में पूछ रहा है कि यार बताओ कितना टाइम लगेगा? तो 25 गुना 13 करोगे तो 325 आएगा, और 12 चौक 48, यानी 48 सेकंड में महिमा इस ट्रैक की लेंथ को पार कर देगी। यानी ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। देखिए भाई, सवाल ने कहा कि 54,000 रुपए में एक जैसे 45 कैलकुलेटर खरीदे, उसमें से 30 कैलकुलेटर ऐसे थे जिसको 25% प्रॉफिट पे बेचा है, और बाकी जो थे तो 45 में 30 गए, यानी 15 कैलकुलेटर ऐसे थे जिसे 20% लॉस पे बेचा गया। कहता है यार ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताइए क्या होगा। तो सबसे बढ़िया तरीका मेरे भाई एवरेज का, पहले नंबर ऑफ आर्टिकल का रेशियो लेते हैं तो 2:1 आया, सीधा गुना कर तो छोटा डाटा है, 2 25 50 का प्रॉफिट हो गया और 1 20 20 का लॉस हुआ। तो 50 में 20 गया, यानी 30 रुपए का अभी भी प्रॉफिट है। और कितने आर्टिकल पे? 2 और 1 3 आर्टिकल पे, तो यानी हर एक आर्टिकल पे 10% का प्रॉफिट। ऑप्शन सी मेरा आंसर। आइए दोस्त सवाल में कह रहा है यार इनका एलसीएम निकाल के बताइए। पहले वाले में देखें तो x की पावर 3.5 और y की पावर है 1.5। दूसरे वाले केस में देखें तो y की पावर 2.5 और x की पावर 4.5, क्योंकि माइनस ऊपर जाएगा प्लस का। और आखिरी वाले केस को देखें तो x की पावर 1 y की पावर -3 से +3 हो जाए। मुझे इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालते हो तो हमेशा क्या करते हैं? बड़ी पावर उठाते हैं। अब आप ये देखिए x में बड़ी पावर क्या है? 3.5 बड़ा है, 4.5 बड़ा है, या 1? तो 4.5। तो हर हाल में एलसीएम में x की पावर 4.5 आएगा। ठीक है जी। अगर y का पूछे बड़ी पावर तो y की पावर है 3, y की 3 पावर, यहां 3 है, यहां 2.5 है, 1 पॉइंट, तो ये आएगा एलसीएम। लेकिन सवाल की सीप को हराम करो ने घुमा रखा। कैसे? उन्होंने कह दिया क्या कि भाई x की पावर 3 यहां रख लो, y की पावर 3, और बचा कितना? x की पावर 1.5, 1.5 यहां रख दो।
तो देखो 3 और 1.5 4.5, और 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2। तो उन्होंने कहा कि देखो यार ये तो हो गया एक्स वाई का क्यूब, और इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब, और इस शेप में इन्होंने आंसर दे दिया। लेकिन आप इतना मत जाइए, आप अच्छे बच्चे हैं तो आप ये देखिए एक्स की पावर 4.5 आनी चाहिए या वाई की पावर 3 आनी चाहिए। अब अगर मैं वाई की पावर 3 लेने पे जाऊं तो यहां वाई की पावर 2 है और यहां 3/2 है, तो यह आंसर नहीं होगा। यहां वाई की पावर 3 है और यहां पे भी वाई की कुछ पावर है, तो मुझे तो वाई की वैल्यू ही 3 चाहिए, ये कट गया। यहां वाई की पावर 2 है, मुझे वाई की पावर 3 चाहिए, ये कट गया। ये सही है क्योंकि यहां पे ही वाई की पावर 3 बन रहा है, तो मेरा ऑप्शन सी। तो मैं तो केवल वाई की पावर पे ही गेम घुमा लूंगा। कहते हैं यार 1 से 60 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है n+1/2, जोड़ होता है n इंटू n+1/2, तो औसत होता है ये। तो 1 से 60 तक की 60 और 61, 61/2, यानी 31 पॉइंट नहीं 30.5, ये मेरा आंसर है। अब इस चीज को ध्यान रखिए, क्या बहुत जरूरी है मेरे बच्चे, नेचुरल नंबर जो होते हैं ना, नेचुरल नंबर पे 3 कहानियां आती, प्राकृतिक संख्याओं पे 3 कहानियां आती। पहला तो बेसिक, 1 का वर्ग जमा 2 का, मतलब पहले तो ये आता है 1 जमा 2 जमा 3 n। तो इनका जो योग होगा ना वो होता है n इंटू n+1/2। फिर आता है स्क्वायर, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। और फिर आता है मेरे भाई क्यूब का, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब। इसका रहता है n इंटू n+1/2 पूरे का स्क्वायर। ये रहता है मेरे बच्चे इनके योग का सूत्र। अब इसी में अगली जो चीज पूछी जाती है आपसे, वो पूछी जाती है इनका औसत, एवरेज। ये तो था मेरे बच्चे इनके योग का सूत्र, अब आते हैं इनके एवरेज। इसके एवरेज में n से भाग देंगे तो आएगा n+1/2, इसे n से भाग देंगे तो ये आएगा n+1 2n+1/6, और ये है n स्क्वायर, जब n से भाग देंगे तो ये आएगा n इंटू में n+1/2 का होल स्क्वायर। ये इनके औसत निकल के आते हैं, तो ये आंकड़े हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए। कहता है मान लीजिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी 90 है। कह रहा है यार ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बी है जो 90 डिग्री है, ए बी सी, ए बी की लेंथ 12 है, ए सी की लेंथ 13 है, तो ये 5 आई होगी क्योंकि 5 12 13 ट्रिपलेट है। अब कह रहा है यार टेन ए बताओ, तो टेन ए का मतलब इस एंगल के, तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/12 माइनस कोट सी, तो कोट सी जो होगा ना वो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 5/12। अब रुक जा चाचा, 5/12, ये सेम आ गया, सेम आ गया तो कट गया मेरे भाई, कट गया तो जीरो आंसर आ गया। बस इतनी सी बात है। वैसे भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ए और सी दोनों के दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, ए और सी दोनों के दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर ए प्लस सी का जोड़ 90 है तो जो टेन ए की वैल्यू होगी वही कोट सी की वैल्यू होगी, तो वैसे भी कट के जीरो दिखाई दे रहा था। अब देखिए यार सवाल में क्या कह रहा है कि भाई कोई हमने एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें ए बी सी 3 आर्टिकल थे, इनकी जो कोस्टिंग है वो 3 5 और 7 आ रही है, तो 3 5 7 का मतलब 3 और 5 8 7 15 यूनिट आ रही है। कह रहा अगर हम इसमें एक डी आर्टिकल और मिला देते हैं तो कोस्टिंग 40% बढ़ जाती, तो 15 का 40% 6, तो कोस्टिंग 6 बढ़ जाती, तो जो 6 बढ़ती है वो इसी की तो बढ़ती है भाई, डी शामिल किया इसीलिए तो कोस्टिंग बढ़ी, मतलब 6 यूनिट डी की कोस्टिंग होगी। यही पूछ रहा है कि भाई ए बी सी डी का रेशियो 3 5 7 एक्स है, तो एक्स का मान बताओ, तो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 6। कुछ है ही नहीं दोस्तों, आओ भाई सिंप्लीफाई करते हैं, आओ मेरे भाई। देखिए यार आंख बंद करके देखिए, ये ए है, ये ए क्यूब है, ये जा रहा है माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हर हाल में ऊपर वाला जो है वो ए माइनस बी का क्यूब है, यानी 4.23 माइनस 0.23 का क्यूब, घटाएंगे तो आएगा 4 का क्यूब,
हाँ जी, और नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो पॉइंट पॉइंट हटा दें तो एक और एक 2 जीरो ऊपर चली जाएंगी, तो नीचे भी 4 का क्यूब बना, 4 के क्यूब से 4 का क्यूब कट गया, आंसर आ गया 100। आंसर आ गया मेरे भाई 100। देखिए मेरे बच्चे, सवाल बहुत प्यारा है। दो तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, एक पहले वो तरीका जिसे पेपर में इस्तेमाल करना चाहिए था, और दूसरा वो तरीका जो हम डायरेक्ट मतलब डिटेल करते, या पहले डिटेल बताता हूँ। सवाल ने कहा कि भाई 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं, ठीक है जी। इनका कुल मूल्य 212 है, यानी मेरे भाई मूल्य जो है ना वो 212 रुपए, 212 रुपए। और संख्या जो है, सिक्कों की संख्या जो है, नंबर ऑफ क्वाइन जो है मेरे बच्चे, वो आपके हैं 112। सवाल में क्या कह रहा है, सिक्कों की कुल संख्या 112 है। अब कहता है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए की सिक्कों की संख्या से 50 ज्यादा है। कहता है इसके 50 सिक्के फालतू हैं, यानी यहां 50 कॉइन फालतू हैं। यहां जितने सिक्के लोगे उससे 50 सिक्के फालतू यहां लेने पड़ेंगे। अब टोटल सिक्के 112 है। अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं पहले अटेम्प्ट में एक ही प्रयास करूंगा कि मैं ऑप्शन से जाता हूं। भाई टोटल सिक्के 112, उसने कहा कि 1 रुपए के 42 सिक्के हैं, तो 112 में से 42 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 70। अब 70 सिक्के बच गए, 70 में इसके पास 50 सिक्के ज्यादा हैं तो 50 और घटा दो, तो बच गए 20। 20 को 2 टुकड़ों में बांटोगे बराबर बराबर, तो इसके पास भी 10 सिक्के होंगे और इसके पास भी 10। इसके पास इससे 50 ज्यादा है तो इसके पास हो गए 50 और 10 60 सिक्के, यानी इसका 60 सिक्के हैं, इसका 10 है, इसका 42 है। जोड़ करते हैं तो 10 पांचे 50 रुपए, 60 दूनी 120 रुपए, और 42 एकम 42 जोड़ेंगे तो आंसर आ गया, यही यही हमें चाहिए था 212, यानी ऑप्शन नहीं मेरा यहाँ करेक्ट आंसर है। मुझे लगता है ऑप्शन से जाना ज्यादा बेटर है इसमें। दूसरा, अगर कोई भाई कहता है नहीं जी, मान लो ऑप्शन से ना जाए तो भाई मैं डिटेल भी बता देता हूँ आपको। डिटेल करने के लिए आप क्या करें कि मान लें कि 5 रुपए के अगर एक्स सिक्के हैं तो 2 रुपए के एक्स प्लस 50 सिक्के हो गए। टोटल सिक्के 112 है, 112 में से एक्स और एक्स 2x घटा दो और ये वाले 50 घटा दो, भाई यही तो सिक्के हैं। इन दोनों सिक्कों को घटा देंगे 112 से, तो आप कहेंगे 112 में 50 गया तो कितना आया, 62 माइनस 2x, ये सिक्के थे। तो ये हो गई सिक्कों की संख्या। अब रुपए निकालेंगे तो 5 को x से गुना किया 5x, 2 को x से किया 2x, जमा 50 को 2 से किया 100, 1 को 62 से किया, अब रुक जा, अच्छा अच्छा 62 माइनस 2x, और यह आया टोटल धन, ये है 212। 2x से 2x कट गया, 100 और 62, 162 उधर जाएगा, माइनस का 50 आया, तो 5x की वैल्यू 50 तो x की वैल्यू 10। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी बड़ी लड़ाई भी नहीं है कि ऑप्शन मतलब ऑप्शन से ना जाके डिटेल करें तो बहुत नानी मर जाएगी, बहुत आसानी तरीका है। तो x की वैल्यू 10 है, तो 10 दूनी 20, 62 में 20 गया तो 42 मेरा डायरेक्ट आंसर। तो हम इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन मजा आया होगा। अगर मेरे भाई आज के सेशन में आपको मजा आया है तो मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा कि सेशन जारी रहेगा। आप अपना फीडबैक कमेंट के थ्रू जरूर बताया करें। दूसरी चीज, अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लगते हैं तो किसी भी एक स्टूडेंट को मेरे बारे में या कैरियर के बारे में बता सकते हैं। थैंक यू।